लेखिका कहती हैं जब देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो जो लेखिका के बेटी और दामाद थे उसके नाती को लेकर बुलाने के लिए आ पहुँचे। पर जब उन्होंने लेखिका को बहुत समझाया बुझाया लेकिन वह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए नहीं कि वो उनसे प्रेम नहीं करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लेखिका को नहीं छोड़ सकती है। लेखिका से उसे बहुत अधिक प्रेम है। वह अपने घर वालों को कभी देखने चली जाती है और उन्हें रुपया पैसा भी भेज देती है, पर वह अंत तक लेखिका के साथ ही रहना चाहती है। इससे उसकी अपनी मालकिन के प्रति जो भक्ति है वह पता चलती है कि वह अपने घर वालों से भी अधिक मालकिन को चाहती है। जिस समय लेखिका इस को लिख रही थी तो वह उसका उदाहरण देते हुए कहती हैं कि गत वर्ष मतलब पिछले साल जब युद्ध बहुत अधिक स्थिति में पहुंच गया तो लोगों में वीरता के स्थान पर पलायन की जो प्रवृत्ति है वह उनके अंदर जाग गई। यानी लोग अपने गांवों को, अपने घरों को, अपनी सीमाओं को छोड़कर जाने लगे। आप इसको देख सकते हैं इस समय कि लोग जो हैं महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण अपने अपने जगहों को छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे। ठीक इस तरह से युद्ध के कारण उस समय लोग अपने शहरों को छोड़कर गांव की ओर जाने लगे। तब भक्तिन भी भयभीत हुई और लेखिका के सामने अनुरोध करने लगी कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलें। अब लेखिका से वो कहती है कि वह उन्हें अपने गांव में, अपने घर में किस तरह से रखेगी, ये इसमें बताया गया है। वो कहती है कि जो लकड़ी रखने के मचान है उसमें वो नई धोती बिछाकर लेखिका के कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़ेगी, उन पर तख्ते रखकर वो लेखिका की किताबों को अलमारी के तौर पर रख देगी। उसके यहाँ पलंग नहीं है तो वो गांव में क्या करेगी, जो धान का पुआल होता है उसका गद्दा बनाकर, गोंदरा मतलब इधर गद्दा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वो लेखिका के सोने का प्रबंध करेगी। और लेखिका के जो रंग हैं, स्याही हैं, इनको नई दावात तो नहीं है वहाँ पे, दवातें जो कांच की शीशियाँ होती थी, तो कहती है कि जो हंडियाँ हैं, हंडियाँ आप जानते होंगे मिट्टी से बनती हैं, तो उन हंडियों में वह उनको रख देगी। और जो छीके होते हैं, छीके में हम दूध दही रखते हैं, तो वो कह रही है कि जो गांव में उसके घर में जो छीके हैं उसमें वो लेखिका के कागज पत्रों को संभाल कर रख देगी। यानी उसके गांव में, उसके घर में जो वहाँ पर सामान उपलब्ध है उससे ही वह उनको सेवा करने का अपना मौका देगी, यानी उनकी सुविधा का प्रबंध करेगी। लेखिका अपनी सेविका के ऐसे प्रस्ताव को सुनकर
क्या जवाब दे, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी सेवा की जो भावना है वो किस कदर तक है उसके लिए। तो उसने कुछ तो कहना ही था, कुछ बहाना बनाना ही था, तो उसके प्रस्ताव को वो ठुकरा भी नहीं सकती है। तो लेखिका ने कहा कि मेरे पास गांव में जाकर रहने के लिए रुपया पैसा नहीं है, यानी उसने अपनी धन की कमी दिखाई। तो लेखिका को भक्तिन ने एकदम से आश्चर्यचकित कर दिया और अपना जो उसका पोपला मुंह, ये पोपला मुंह का कारण क्या है कि उसके दांत नहीं हैं, जिसके कारण उसका मुंह पोपला है। तो अपने पोपले मुंह को लेखिका के कान के पास लाकर उसने एक बहुत बड़े रहस्य का लेखिका के सामने उद्घाटन किया, यानी प्रकट किया, और लेखिका को धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। उस ज़माने में 5 रुपये की बहुत कीमत है। 5 बीसी का मतलब है कि उसने 20 जगह 5-5, इससे पता चलता है कि वो 5 से ज़्यादा की जो अंक हैं, गिनती हैं, उसको नहीं जानती है। तो उसने 20 जगह 5-5 करके रुपए रखे हैं, ये उसने लेखिका को कहा, और कहा कि इन सब से ही वह गांव जाने का प्रबंध लेखिका का और अपना कर ले। फिर लेखिका को उसने समझाते हुए कहा कि वहाँ पर कोई बहुत लंबे समय नहीं रहना है। इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया है अमरौती, यानी लड़ाई जो है उसको कोई अमरता नहीं मिली है, यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जब समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो हम फिर लौटकर यहाँ शहर में आ जाएंगे। लेखिका आज तक भक्तिन को कंजूस समझती थी, लेकिन उसकी इस उदारता को देखकर उसे लगा कि मैं तो इसे बिना किसी कारण के कंजूस समझती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर लाइन आई है कि उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। जिस तरह से डायनामाइट बड़े से बड़े पत्थरों को उड़ा देता है, उसी तरह से लेखिका ने भक्तिन की उदारता को देखा। यद्यपि लेखिका के लिए इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं था, उनके लिए जो महत्व था वो भक्तिन का जो प्रेम था, उसको उन्होंने उस समय महसूस किया कि वह लेखिका के लिए किस सीमा तक त्याग कर सकती है। लेखिका यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हैं कि दोनों के बीच में सेवक और स्वामी का जो संबंध है, यह कहना कठिन है। यानी लेखिका भक्तिन को ना तो अपना सेवक मानती है और ना ही भक्तिन उन्हें अपना स्वामी मानती है। क्यों? क्योंकि कोई स्वामी ऐसा नहीं हो सकता कि जब उसकी इच्छा अपने सेवक को रखने की नहीं है तो वो उसे हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सकता कि उसके स्वामी ने उसे आदेश दे कि तुम यहाँ से चले जाओ काम छोड़कर, तो वह उसकी बात को हंसकर टाल दे। अवज्ञा यहाँ पर आया है, आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अवज्ञा मतलब जब आप किसी के आदेश को, आज्ञा को नहीं मानते हो, उसको कहते हैं अवज्ञा। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है आपका कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही गलत है। कैसे? जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे, उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, मतलब ये जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा आता है, इसी तरह से हमारे आंगन में जब ऋतु होती है तो
जो गुलाब है वो खिलता है और आम अपने ऋतु आने पर उसमें फल आते हैं, ठीक इस तरह से भक्तिन भी लेखिका के जीवन में आई है। उसका भी लेखिका के जीवन में एक अस्तित्व है। वह यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जैसे हमारे जीवन को सुख और दुख सार्थकता देते हैं, ठीक उस तरह से भक्तिन का भी अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह किसी के अधीन नहीं है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को अपने परिवार और परिस्थिति के कारण कई प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उसके स्वभाव में कई तरह की विषमताएं उत्पन्न हुई, पर उसके अंदर स्नेह और सहानुभूति दिखाई देती है। लेखिका के जो छात्रावास में रहने वाली जो बालिकाएं हैं, वो उससे मिलने के लिए आती रहती हैं। कभी वे उससे चाय बनाने के लिए कहती हैं और कभी कोई बाहर खड़ी हो जाती है रसोई के और कहती हैं कि वो लेखिका के खाने का, नाश्ते का स्वाद लेने के लिए आई हैं। इससे ये पता चलता है कि वह उन छात्राओं से अपनी संतान की तरह प्यार करती है और फिर वह उसके स्वाद की विवेचना करती हैं, यानी उसमें नुक्ताचीनी करती हैं। लेकिन जैसे ही लेखिका बाहर आती हैं तो वो सारी की सारी जो छात्राएं हैं वो लेखिका को देखते ही वहाँ से भाग जाती हैं और उन्हें भक्तिन के पास आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि भक्तिन जो है वह चौका जो है वह सबके साथ समझौता नहीं करती है, क्योंकि वो अपने चौके को बिल्कुल दूसरों से दूर रखना चाहती है। तो वह क्या करती है कि वह अपना खाना सुबह ही बनाकर आले में रख देती है ताकि उन छात्राओं को आने में कोई दिक्कत ना हो। लेखिका के जो साहित्यिक बंधु हैं, यानी लेखक, कवि, परिचित, भक्तिन उन सब से परिचित है, पर वह उनके प्रति जो सम्मान है या सद्भाव है वो इस तरह से दिखाती है जैसा लेखिका उनके प्रति महसूस करती है, यानी लेखिका के अनुसार ही वह उनके प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करती है। और इस संबंध में जो उसकी बुद्धि है वो कौन है, इन सब के बारे में उसको कैसे जानकारी होती है, ये लेखिका को आश्चर्यचकित कर देती है। किसी को तो वह उसके आकार प्रकार, यानी काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, बूढ़ा है, या उनके वेशभूषा, उनके बाल, उनके कपड़ों के आधार पर उनको याद करती है, उसी नाम से उन्हें बुलाती है, या उनके नाम का ही अपभ्रंश कर देती है। अगर किसी का नाम लक्ष्मण है तो वह लक्ष्मण इस तरह से उन्हें बुलाती है।
कवि और कविता के संबंध में उसका जो ज्ञान है वह लेखिका के साथ रहने से बढ़ गया है, पर उनके प्रति उसका आदर भाव नहीं बढ़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी के बालों को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर वो कहती है कि वो क्या कविता लिखना जानते होंगे, यानी उनके तो बाल लंबे हैं, उनके तो बाल छोटे हैं, और उनके प्रति अपनी जो अवज्ञा है वो प्रकट करती है। कहती है, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे हैं, तब ऊ कुछो करी हैं धरिए ना, यानी वो तो कुछ करते धरते नहीं हैं, बस गली गली गाते बजाते रहते हैं। पर भक्तिन लोगों के दुख को देखकर बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है। अब ये वो समय चल रहा है जिस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे हैं। तो उन आंदोलनों के कारण, सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी वर्ग जो है वो जेल जाया करते थे। तो लेखिका उसी संदर्भ को बताते हुए कहती हैं कि जब उसे पता चलता है कि कोई विद्यार्थी जेल भेजा गया है, यहाँ पर आया है जब कारागार का अतिथि हो जाता है, अतिथि मेहमान को कहते हैं, कारागार जेल को कहते हैं, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा, तौन रहा अब परलय होई जाई। इससे वो इतनी व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है बच्चों को जेल में जाता हुआ सुनने से। कहती है बीता बीता मतलब जरा जरा से। जो बच्चे हैं इस कलयुग में उनको जेल भेजा जा रहा है, तो अब तो प्रलय हो जाएगी। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। यहाँ पर वो कहती हैं कि उनकी जो माँ है उनको बड़े लाट, यानी जो गवर्नर हैं वहाँ तक जाकर उनकी माँ को लड़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन है तो उस समय लॉर्ड की ही बात की जाती है। तो यहाँ लॉर्ड जो है लॉर्ड के लिए आया है, और इस बात को वह सबसे और बार बार कहती है क्योंकि वह स्वयं परेशान होती है। फिर वो महात्मा गांधी के लिए कहती हैं कि बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महात्मा गांधी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सबके लिए एक जैसी सहानुभूति रखती है यदि वो जेल जाते हैं। अब यहाँ पर भक्तिन कारागार को, जेल को कैसा समझती है ये बताया है। क्योंकि हम जेल को अच्छा नहीं मानते, वो देहात में रहने वाली अशिक्षित महिला है, तो वह कारागार से, जेल से बहुत डरती है। उसको कारागार ऐसा लगता है जैसे यमराज का लोक हो, क्योंकि कारागार की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ऊंची होती हैं। उसको लगता है कि वो जेल की दीवारों को देखते ही बेहोश हो जाएगी, और उसकी इस कमजोरी को देखकर लोग उसको चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि जो तुम्हारी मालकिन है ये तो अब जेल चली जाएंगी। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि भक्तिन बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई व्यक्ति है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह डरती नहीं है। उसके अंदर भी साधारण लोगों की तरह डरने की भावना है, पर यह डर किस तरह का है और लेखिका के साथ
उस डर से उसका क्या मतलब है। वो चुपचाप लेखिका से पूछने लगती है कि अगर आप जेल जाएंगी तो मुझे ये बता दो कि वह अपने साथ कितनी साफ साबुन से धुली हुई धोती लेकर जाए, जिससे जेल में भक्तिन के कारण लेखिका को लज्जित ना होना पड़े। वो अपने साथ क्या क्या सामान बांध ले जिससे वहाँ लेखिका को कोई दिक्कत ना हो। और जेल जाना एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन भक्तिन इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही वह इस बात को कोई महत्व देना चाहती है। वह लेखिका के साथ जेल तक जाने के लिए तैयार है। जिस जेल से वो डरती है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, वह इस बात से प्रसन्न नहीं होती यदि कोई उसे कहता है कि तुम्हारी मालकिन जेल जाएंगी, तो वह इस बात से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि इसे अपना अपमान समझती है कि वह मालकिन के साथ जेल न जा पाए। इसके लिए वह कहती है कि ऐसा दुनिया में अंधेर नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ मालिक वहीं नौकर, और मालिक को ले जाकर यदि बंद कर देंगे तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है, क्योंकि नौकर अकेले खुले में रहे और मालिक को जेल हो जाए, ये उसके लिए ऐसा है जैसे किसी ने कोई बहुत महान भयंकर पहाड़ के बराबर अन्याय कर दिया हो। और वो कहती है कि यदि ऐसा अन्याय होगा कि मेरी मालकिन तो जेल में और मैं जेल में ना जा पाऊँ, तो मुझे बड़े लाट तक जाकर लड़ना होगा, यानी मैं बड़े लाट तक को भी नहीं छोड़ूंगी, यानी हर हालत में अपनी मालकिन के साथ रहूंगी। पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता, और भक्तिन लेखिका कहती हैं कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह बिना अपनी बात को कहे रह नहीं सकती। अब लेखिका कहती हैं कि जो मेरे साथ जेल तक में जाने के लिए तैयार है, वहाँ जाने के लिए जो हमेशा साफ धोती नहीं पहनती है, लेकिन मेरे मान सम्मान के लिए वहाँ वो साफ धोती पहनने के लिए तैयार है, सामान बांधने के लिए तैयार है। अगर कहीं ऐसा बुलावा आ गया जिसमें मुझे लेखिका से भक्तिन से पहले जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो भक्तिन को रुकने का अधिकार नहीं होगा। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा कहने से मतलब है मृत्यु का बुलावा आ गया, तो ऐसे चिरविदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा यानी भक्तिन क्या करेगी, कैसे रह पाएगी मेरे बिना। और यदि मुझसे पूर्व भक्तिन इस दुनिया से विदा ले लेगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। यानी लेखिका को भक्तिन की, भक्तिन को लेखिका की आदत हो गई है। लास्ट लाइन में लेखिका कहती हैं, इसके द्वारा वो बताना चाहती हैं कि जब लेखिका इस कहानी को लिख रही हैं तो भक्तिन अभी जीवित है, तो भक्तिन की कहानी अधूरी है, यानी उसका अंतिम क्षण नहीं आया है। पर लेखिका कहती हैं कि मैं उसे खोना भी नहीं चाहती, उसे खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि भक्तिन और मेरी कहानी अधूरी ही रहे।